एथनिक नेशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां लोग अपनी ज़ुबान, कल्चर, हिस्ट्री और रीजनल आइडेंटिटी की बुनियाद पर अपनी सियासी पहचान बनाते हैं। हर मुल्क में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स होते हैं जो अपनी रिवायात और कल्चर पर फ़ख्र करते हैं। जब ये आइडेंटिटी पॉजिटिव और इंक्लूसिव हो तो ये डाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का ज़रिया बन जाए तो नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज पैदा हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू सामने आता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि प्रोविंसेस को अपने इंटरनल अफेयर्स में डिसीजन मेकिंग का हक दिया जाए। फेडरल सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान होता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड हो तो सिस्टम स्मूथली चलता है। लेकिन जब प्रोविंसेस को महसूस हो कि उनके रिसोर्सेज या राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है और एथनिक नेशनलिज्म स्ट्रांग हो सकता है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक मेजर इशू होता है। कुछ प्रोविंसेस नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होते हैं जबकि दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे होते हैं। अगर रिसोर्स शेयरिंग ट्रांसपेरेंट और फेयर ना हो तो मिसट्रस्ट पैदा होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और फाइनेंशियल फॉर्मूला ज़रूरी होते हैं जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। एथनिक नेशनलिज्म का एक पॉजिटिव पहलू भी है। ये लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करता है और रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। लेकिन जब ये मूवमेंट एक्सट्रीम डायरेक्शन में चला जाए और सेपरेशन या कॉन्फ्रंटेशन का रुख इख्तियार कर ले तो गवर्नेंस क्राइसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि फेडरल स्ट्रक्चर इंक्लूसिव हो और ग्रीवेंसेस को डायलॉग के जरिए एड्रेस किया जाए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन एक इफेक्टिव अप्रोच है। जब लोकल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दी जाए और उन्हें अपने फंड्स और पॉलिसीज मैनेज करने का हक मिले तो पब्लिक इश्यूज ज़्यादा एफिशिएंटली सॉल्व होते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग पब्लिक के करीब होती है। मीडिया और सिविल सोसाइटी का रोल भी बहुत अहम होता है। अगर डिबेट कंस्ट्रक्टिव हो और मिस इन्फॉर्मेशन से बचाया जाए तो एथनिक टेंशन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी फेडरलिज्म और यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं ताकि यूथ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करें। आखिर में एथनिक नेशनलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इश्यूज एक सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनका सल्यूशन कॉन्फ्रंटेशन में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में है। जब प्रोविंसेस को उनका हक मिले और नेशनल आइडेंटिटी को इंक्लूसिव बनाया जाए तो यूनिटी और स्टेबिलिटी दोनों अचीव की जा सकती हैं। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब डाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं बल्कि स्ट्रेंथ समझा जाए। डेमोक्रेसी तभी स्टेबल रहती है जब फेडरल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव हो। अगर प्रोविंसेस को सिर्फ सिंबॉलिक ऑटोनॉमी दी जाए लेकिन असल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंटर के पास ही रह जाएं तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक महदूद ना रहें बल्कि उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो। जब प्रोविंसेस को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन पॉलिसीज और लोकल गवर्नेंस पर रियल अथॉरिटी मिलती है तो एथनिक ग्रीवेंसेस कम हो सकती हैं। एथनिक नेशनलिज्म को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होता है। अक्सर रीजनल मूवमेंट्स किसी न किसी हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का रिजल्ट होते हैं। अगर स्टेट उन कंसर्न्स को टाइमली एड्रेस करे और इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाए तो एक्सट्रीम रिएक्शन से बचा जा सकता है। डायलॉग और नेगोशिएशन हमेशा कॉन्फ्रंटेशन से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू फिस्कल फेडरलिज्म है। रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूलाज ट्रांसपेरेंट और फेयर होने चाहिए। अगर प्रोविंसेस को अपने रिसोर्सेज पर पार्शियल कंट्रोल और रेवेन्यू जनरेशन का सिस्टम दिया जाए तो वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये अप्रोच ना सिर्फ गवर्नेंस इंप्रूव करती है बल्कि रीजनल कंपटीशन को हेल्दी डायरेक्शन में ले जाती है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कल्चरल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। जब स्टेट ऑफिशियली रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को एक्नॉलेज करे और उन्हें नेशनल नैरेटिव का हिस्सा बनाए तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग स्ट्रांग होता है। एजुकेशन करिकुलम में भी डाइवर्सिटी और फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को पॉजिटिव तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का रोल यहाँ डबल एज्ड होता है। ये अवेयरनेस और डायलॉग को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अगर इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हो तो टेंशन्स एस्केलेट भी हो सकती हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और डिजिटल लिटरेसी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल हैं। आखिर में एथनिक नेशनलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इश्यूज को सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए। इन्हें सीरियस पॉलिसी डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए एड्रेस करना जरूरी है। जब लीडरशिप इंक्लूसिव हो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो और आवाम को अपनी रिप्रेजेंटेशन का एहसास हो तो फेडरल सिस्टम मजबूत होता है। ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोऑपरेशन, फेयरनेस और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए तो डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट का सबब नहीं बल्कि नेशनल स्ट्रेंथ बन सकती है।
इसी अप्रोच के साथ फेडरल डेमोक्रेसी अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हासिल कर सकती है। अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो सबसे बड़ी ज़रूरत ट्रस्ट बिल्डिंग की है। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान भरोसा हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। ट्रस्ट तब बनता है जब डिसीजंस ट्रांसपेरेंट हों और कंसल्टेशन प्रोसेस इंक्लूसिव हो। अगर प्रोविंसेस को महसूस हो कि उनकी आवाज़ नेशनल लेवल पर सुनी जा रही है तो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस सिलसिले में इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल मीटिंग्स, पॉलिसी फोरम्स और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोविंसेस के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं। जब मुख्तलिफ रीजन्स मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्रिएट होती है जो यूनिटी को मजबूत करती है। एथनिक नेशनलिज्म को मैनेज करने के लिए लीडरशिप का मैच्योर होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल लीडर्स इमोशनल स्लोगन्स की बजाय पॉलिसी सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। वो अपनी कौम को ये समझाते हैं कि राइट्स हासिल करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल और पीसफुल एंगेजमेंट है, ना कि कन्फ्रंटेशन या वायलेंस। इसी तरह फेडरल लीडरशिप को भी फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ सेंट्रल रोल अदा करता है। जब पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विजिबल होते हैं तो लोगों का सिस्टम पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अक्सर एथनिक फ्रस्ट्रेशन असल में गवर्नेंस फेलियर्स का नतीजा होती है। अगर गवर्नेंस स्ट्रांग हो तो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली कम हो जाते हैं। यूथ की पार्टिसिपेशन भी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए की फैक्टर है। यंग जनरेशन ज़्यादा कनेक्टेड और अवेयर है। अगर उन्हें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल किया जाए, इंटर्नशिप्स, पॉलिसी डायलॉग्स और सिविक एजुकेशन के जरिए एम्पावर किया जाए तो वो पोलराइजेशन की बजाय कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकती है। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स, ओपन बजट सिस्टम्स और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स करप्शन को कम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। जब आवाम को पता हो कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो मिसट्रस्ट कम होता है। आखिर में एथनिक नेशनलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई एक दिन का सल्यूशन नहीं। इसके लिए पेशेंस, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत होती है। जब स्टेट और प्रोविंसेस दोनों मिलकर शेयर्ड आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं और साथ ही रीजनल यूनिकनेस का एहतराम करते हैं तो एक बैलेंस्ड फेडरल सिस्टम डेवलप होता है। इसी बैलेंस में ही स्टेबिलिटी का राज छुपा है। ऑटोनॉमी भी हो, यूनिटी भी हो, डाइवर्सिटी भी हो, लेकिन शेयर्ड नेशनल पर्पस भी हो। अगर ये इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया जाए तो फेडरल डेमोक्रेसी सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगी बल्कि प्रॉस्पर करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि एथनिक नेशनलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इश्यूज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जा सके। सबसे पहला कदम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है। जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होते हैं तो पर्सनल पॉलिटिक्स कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करते हैं कि पावर का मिसयूज ना हो और हर प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ पॉलिसी कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर गवर्नमेंट्स चेंज होने पर पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं, जिससे प्रोविंसेस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफेक्ट होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म्स एथनिक ग्रीवेंसेस को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इकोनॉमिक इंक्लूजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब बैकवर्ड रीजन्स को स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनका सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कम होता है। सिर्फ स्लोगन से मसाइल हल नहीं होते, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक अपलिफ्ट ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना होगा। अगर स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स को फेडरलिज्म, टॉलरेंस और डाइवर्सिटी की वैल्यू समझाई जाए तो फ्यूचर जनरेशन ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करेगी। करिकुलम में सिर्फ एक नैरेटिव की बजाय मल्टीपल रीजनल पर्सपेक्टिव्स को शामिल करना चाहिए ताकि हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन का एहसास हो। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए ताकि रीजनल वॉइसेस नेशनल लीडरशिप तक पहुंच सकें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को बढ़ावा दें तो एथनिक पोलराइजेशन कम हो सकती है। सोशल हार्मनी के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी इफेक्टिव होते हैं। जब डिफरेंट प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स एक दूसरे के रीजन्स विजिट करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं और एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करते हैं तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होते हैं। ये सॉफ्ट अप्रोच लॉन्ग टर्म यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है।
मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना होगा। सेंसेशनलिज्म की बजाय कंस्ट्रक्टिव डिबेट को प्रमोट करना चाहिए। अगर मीडिया सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट करे तो डिविजन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो सॉल्यूशंस और कोऑपरेशन को हाईलाइट करे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आखिर में एथनिक नेशनलिज्म और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बैलेंस एक मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी होता है। जब प्रोविंसेस एम्पावर्ड हों और नेशनल फ्रेमवर्क इंक्लूसिव हो तो कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोलैबोरेशन ले लेती है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें लीडरशिप, इंस्टीट्यूशंस और अवाम सबका रोल होता है। अगर हम डायलॉग, फेयरनेस और रिस्पेक्ट को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बना लें तो डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसी अप्रोच के साथ एक स्टेबल, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव फेडरल सिस्टम का ख्वाब हकीकत बन सकता है।